हाय, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। जो भी जब भी ये वीडियो देख रहा हो, इस हिसाब से समझ लेना। अगेन वी हैव मूव टुवर्ड द हिंदी लैंग्वेज। ओके। ये जो हिंदी लैंग्वेज का एक्सेंट होता है ना, गुजराती लोग जब ये हिंदी बोलते हैं तो उसका थोड़ा एक्सेंट ही अलग होता है, उसका मजा ही अलग है। हाल ही में अभी एक शो देख रहा था मैं। तो वहां पर एक लेडी आई हुई थी, ठीक है। तो वो अपने एक सन के साथ आई हुई थी। तो जब वो भी गुजराती थे, तो उनका जब इंट्रोडक्शन लिया गया तो उन्होंने बोला ये मेरे 2 नंबर का सन है। वो गुजराती थे तो गुजराती हिंदी थोड़ा मिक्स करके ये मेरे 2 नंबर का सन है। तो गुजराती में जब जनरली हमेशा बोलते हैं ना कि ये दूसरे नंबर का लड़का है मेरा, तो ये मेरा 2 नंबर का लड़का है। ओके, जोक्स अपार्ट, तो अगर वो 2 नंबर का होता तो अभी तक यहाँ क्या कर रहा है? ओके, शुड बी इन द जेल। So until now we have completed two chapters, that is chapter number 8 and chapter number 11. I think you have already viewed that video lectures, and if you haven't, then link I will give you in the description, जाकर आप देख लेना। पहले जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, दैट इज नेचुरल रिसोर्सेज, उसके 3 पार्ट थे। एंड चैप्टर नंबर 11, दैट इज वाटर रिसोर्सेज। ओके, इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 parts. Both of the chapters were easy and it was connected with your ninth standard. Okay. So, as promised in the earlier lecture or the last video of the part 2 of the chapter number 11, that is water resources, that I will either take a new chapter from the history or from the economics. Okay, so I will keep that promise. But first of all, before introducing you to the chapter, I would like to take your attention towards one of our न्यूज़ हेडलाइंस। एक न्यूज़ हेडलाइंस है, तो वहां पर मैं चाहूंगा कि आपका एक अटेंशन थोड़ा हो। यहाँ पर राइट साइड में, लॉकडाउन इंडियन इकोनॉमी इन इट्स वर्स्ट क्वार्टर सिंस मिड 1990s, reuters पोल। ये एक इंटरनेशनल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। ओके। तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि लॉकडाउन इंडियन इकोनॉमी इन इट्स वर्स्ट क्वार्टर सिंस मिड 1990s। हाल ही में अभी बहुत कोरोना वायरस पेंडेमिक चर्चा में है, तो इकोनॉमिक क्राइसिस आई हुई है वर्ल्ड में। ओके। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तो ये बोल दिया कि वर्ल्ड हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द रिसेशन, and it's the worst recession the world have ever experienced after 1929, the Great Global Depression. Okay, that topic also we have covered in the standard 9th, Great Global Depression, Great Depression of 1929। तो उसके बाद से जो सबसे बड़ा डिप्रेशन है, ऐसा कहा जा रहा है कि ये 2020 का होगा, 2020। तो यहाँ पर कई सारे न्यूज एजेंसी ने डेटा पब्लिश किए कि जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी होगी किस कंट्री की। तो यूएस, स्पेन, इटली, ओके, चाइना, तो इन सभी की जीडीपी जीडीपी में थोड़ा बहुत यू कैन से कि डिक्लाइन आने वाला है। सिमिलरली इंडिया में भी ये लॉजिक अप्लाई होता है, बिकॉज इंडिया तो कहाँ, वो ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो एग्जेम्पशन है। लेकिन हाँ, एक है कि चाइना और इंडिया, इन दोनों को ऐसा वर्ल्ड बैंक या फिर आईएमएफ, इन लोगों ने ऐसा बोला है कि ये नेगेटिव जीडीपी नहीं जाएगा। तो ये सब बातें छोड़ो। ओके, ये तो बाद के कभी लेक्चर में कवर करेंगे हम कि जीडीपी का क्या मतलब है। वो 15th चैप्टर में भी उसका डिस्क्रिप्शन है। द मीनिंग ऑफ जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन आफ्टर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो ध्यान से सुनो। न्यूज में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया विल एक्सपीरियंस द वर्स्ट इकोनॉमिक स्लोडाउन सिंस 1990। तो ऐसा तो क्या था 1990s में? 1990s तक ऐसा तो क्या था कि तभी इंडियन इकोनॉमी बहुत स्लो थी, और उसके बाद जो इंडियन इकोनॉमी थी वो ड्रास्टिक चेंज आया उसके अंदर, और वो बूस्ट होने लगी। तो उसका कुछ रीजन तो होगा, तभी ये स्पेसिफिक ईयर मेंशन किया है। ओके। तो इसका रीजन जानने के लिए वी हैव टू एंटर इनटू द फ्लैशबैक। फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। वर्चुअल फ्लैशबैक है, इमेजिनेशन अच्छा है ये, रियल फ्लैशबैक नहीं है। अच्छा, ऐसा सोचो, रियली अगर हम फ्लैशबैक में जाते हैं तो कितना अच्छा हो। स्टूडेंट्स जो है वो क्वेश्चन पेपर चेंज कर देते हैं। क्या, ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो इलेक्शन के रिजल्ट्स चेंज कर देते हैं। बिजनेसमैन है वो स्टॉक मार्केट्स को चेंज कर देते हैं, और आपके पापा आपकी मम्मी को चेंज कर देते। वेल, जोक्स अपार्ट, सी,
We will enter into the virtual flashback in 1947 when India got independence. इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तभी हमारी कंडीशन बहुत ही वीक थी. ओके, इंडिया वाज फेसिंग मेनी चैलेंजेस, बट आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्टेबल गवर्नमेंट, जब कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ उसके बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट मिली हमें. एंड देन आफ्टर प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया. प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश हुआ था 1950 में. ओके, ये लिख लेना. 15th of March, I think 1950, Planning Commission was established in India. And what is the meaning of Planning Commission? Planning Commission is a body which decides the 5-year plan. Now, what is 5-year plan? 5-year plan is an economic planning for the period of 5 years. अच्छा देखो, गवर्नमेंट जो है वो फोकस करती है, सभी सेक्टर में फोकस करती है. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा. बट 5-year प्लान्स क्या है? तो एक स्पेसिफिक सेक्टर पर ज्यादा फोकस करना है. Okay, either in the field of agriculture or in the field of infrastructure facilities, healthcare facilities, etc. So in 1950, after the planning commission was established, 5-year plans were started in India. And after that, government started, you can say, laying efforts on the development of the agriculture sector. Agriculture sector पे ध्यान दिया. उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने efforts लगाए पब्लिक वेंचर्स, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए. ये पूरा ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी कथा नहीं कर रहा हूँ कोई. ओके, थोड़ा फ्लैशबैक में ले जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना. अच्छा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्किप कर दो. ये यूट्यूब में जैसे ऐड आती है ना, वो स्किप करके डायरेक्ट इंट्रोडक्शन जो हो वो स्किप करके डायरेक्ट आगे चले जाओ. थोड़ा देखना, ध्यान से समझना. गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को डेवलप करने में थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगा दिया. दे हैव नेग्लेक्टेड द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री. वो बेचारा एक कोने में पड़े रहे, प्राइवेट सेक्टर. ओके, और ये जो थे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, उनको डेवलपमेंट, उनके डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया. बट दिस स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट प्रूव टू बी ऑप्टिमिस्टिक बबलर. ये फेल हो गई गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी. ओके, अभी फेल हो गई तो क्या, जो पूरा इतना पैसा लगाया था पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने में, वो डूब गया. इंडियन इकोनॉमी जो थी वो एकदम, यू कैन से, स्लो हो गई. ओके, क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आ गई थी 1990s में. ये सभी आते आते 1990 हो गया था. ओके, 1990s मतलब 1991, 1992, वो सभी पीरियड. तो ये जो पूरी हमारी इकोनॉमी थी उसको रिवाइव करने की जरूरत थी. रिवाइटल. ओके, जीओजी पर कैसा कुछ है ना उसकी टैगलाइन. तो उसको रिवाइव करने की जरूरत थी. तो उसको रिवाइव करे तो कैसे करे? कुछ चेंजेस लाने की जरूरत थी. गवर्नमेंट ने जो मिस्टेक्स की है उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की जरूरत थी. ओके, रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना. ओके, चेंज करना. तो उनको चेंज करने की जरूरत थी. उनको चेंज करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए. गवर्नमेंट हैव इम्प्लीमेंटेड 3 डिफरेंट रिफॉर्म्स in the industrial policy. Why in the industrial policy only? Because यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो थी वो बहुत पीछे रह गई थी कंपेयर टू द गवर्नमेंट इंडस्ट्री, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. और अभी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री ने तो कुछ तीर मार के बताया नहीं, तो अभी प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को ही डेवलप करना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे. LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये नहीं है. ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. 3 reforms. These 3 are the reforms which were introduced by the government in 1991. और उसके बाद से हमारी जो इकोनॉमी थी वो रिवाइव हो गई, वो एकदम से आगे बढ़ने लगी. इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि लॉकडाउन इन इंडियन इकोनॉमी इज वर्स्ट सिंस मिड 1990s. उसके बाद से कभी हमारी इकोनॉमी इतनी डाउन नहीं हुई है. उसका रीजन था ये 3 रिफॉर्म्स. तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव. फाइनेंस मिनिस्टर, ओके, द देन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह एंड आर वेंकट रमन हमारे जो प्रेसिडेंट थे. तो उनका इंपॉर्टेंट रोल है. और अभी हमारे प्रेसिडेंट कौन है?
थोड़ा टाइम देता हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख देना, इट्स वेरी सिंपल। और लिखने के आगे आपको एक वर्ड ऐड करना है, 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स को पता होगा कौन सा वर्ड है, अदरवाइज योर आंसर विल बी रॉन्ग। ओके, तो ये 3 लोग हैं, उनका जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ये 3 रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और उस रिफॉर्म्स के बाद हमारी जो इकोनॉमी थी वो एकदम से रिवाइव हो गई। तो यहाँ पर इसलिए ये हेडलाइन है। तो ये पूरा हमने जो फ्लैशबैक का डिस्कशन किया है, अभी वापस प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाओ। तो आज का हमारा चैप्टर आप समझ ही गए होंगे कौन सा है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर नंबर 16, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबल। ये तीनों क्या है, ये तीनों भाई है, अमर अकबर एंथनी? नहीं, देखो ये तीनों एक रिफॉर्म्स है। क्या है? रिफॉर्म्स। रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? चेंजेस। चेंजेस किस में किए गए? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। ओके, क्यों किए गए? तो आप ऐसा बोल सकते हो, टू कीप अ पेस विद द डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। अब की जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज जो है, उनके साथ हमें पेस बनाकर रखनी थी, स्पीड बनाकर रखनी थी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो तो पीछे रह गई थी, उसको आगे करना था। सो फॉर दैट पर्पस we have implemented certain reforms in our industrial policy, and that reforms is known as the industrial reforms or economic reforms of 1991। 10th स्टैंडर्ड के बाद अगर किसी को कॉमर्स लेना हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इन दिस चैप्टर व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक है मीनिंग इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। या प्राइवेटाइजेशन कहाँ चला गया इसमें, हेडिंग में से गायब हो गया, छोड़ दो कोई बात नहीं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, then after globalization, effects, disadvantages, advantages, then World Trade Organization. World Trade Organization is an internationally acclaimed organization which helps to nourish the trade relationship between the various countries. A definition है, तो you can also say it's an one kind of international organization, okay, to maintain the trade relationship between the various country, दो country के बीच में trade relationship establish करने के लिए, ओके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। देन आफ्टर इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंपैक्ट ऑफ डब्ल्यूटीओ, हमारे इंडिया पर डब्ल्यूटीओ का क्या इफेक्ट हुआ, ओके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? सस्टेन का मतलब होता है टिका कर रखना, ऐसा डेवलपमेंट जिसको हम टिका कर रख सकें, कहाँ पर? हमारी दीवार पर, ओके। तो ऐसा कुछ नहीं है, we'll study that later. First of all, I'm just giving the basic introduction. Strategies for the conservation of the natural resources and steps to protect the environment. So these are the basic topics which we are going to study in this chapter. This chapter is very easy and वैसे देखो तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, और 8th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत आपने पढ़ भी लिया है, पर वहां पर इंफॉर्मेशन बहुत ही ब्रीफ थी, यहाँ पर इलाबरेटेड इंफॉर्मेशन। तो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड globalization. So see, first of all, after independence, government implemented 5-year plans for the speedy economic development. ये मैंने बोला गवर्नमेंट ने 5-year plan implement किए थे for the speedy economic development. Okay, and they have focused on the development of the public sector industry, but it was failed. तो गवर्नमेंट in order to rectify the error, अभी जो गलती हो गई है, okay, उसको फिर से रेक्टिफाई करने के लिए, तो नहीं है मैंने जब बोला फ्लैशबैक में आप जाओ गलती सुधार लो, तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने गलती सुधारने के लिए अपनी कुछ नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए थे। गलती क्या की? तो उन्होंने सिर्फ फोकस किया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री पर, ये उनकी गलती थी। After independence, government implemented 5-year plans for the speedy economic development. Monetary policy, fiscal policy, and industrial policy were adopted. Many different changes were made in the monetary policy, fiscal policy, and industrial policy also. But हमें सिर्फ पढ़ना है इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या चेंज हुआ था, हमें वही पढ़ना है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये चेंज हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का क्या मीनिंग है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी, ये तीनों का मीनिंग हम देख लेते हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों पॉइंट कवर कर लेते हैं, उसके बाद वी विल सी द मीनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. So, see, as the desired success was not achieved, government investigated the matter and new reforms were introduced. Government ने देखा तो ये भाई हमारी गलती कहाँ रह गई, इतना सारा पैसा लगाया, ओके, डेवलपमेंट के लिए इतना सारा ट्राई किया, लेकिन डेवलपमेंट तो कुछ हुआ नहीं. ओके, तो गलती कहाँ हुई है तो वो देखो और उसको रेक्टिफाई करो. सो फॉर दैट पर्पस गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड 3 रिफॉर्म्स, दैट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड globalization in the year 1991. So in 1991 LPG was implemented. अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया. लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है. क्यों इंप्लीमेंट किए गए थे, तो गवर्नमेंट यू कैन से गवर्नमेंट से जो गलती हो गई थी उनको वो रेक्टिफाई करने के लिए. फॉर दैट पर्पस दिस 3 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड, and these 3 reforms were introduced in which policy? It was introduced in industrial policy in 1991. तो ये थोड़ा MCQ लिए टिप ऑफ टंग, सॉरी, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. 1991 में कौन सी पॉलिसी में चेंज हुआ, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में. ओके, एंड रिफॉर्म्स के नाम क्या क्या थे, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. अच्छा, so in that regard, industrial policy of 1991, such economic reforms were implemented which should strengthen the economic development, which are known as liberalization, privatization and globalization. तो ये अंडरलाइन कर लो. देन ये भी अंडरलाइन कर लेना, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी हैव बीन अनाउंस्ड फॉर दिस. So now we will study about the meaning of the monetary policy, fiscal policy and industrial policy. उसके बाद आगे बढ़ते हैं चैप्टर में. ओके, मीनिंग पढ़ेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का, प्राइवेटाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का. देन आफ्टर वी विल स्टडी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, बिकॉज सी एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. ओके, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव. सो वी विल स्टडी द एडवांटेजेस आल्सो एंड द डिसएडवांटेजेस आल्सो. So first of all, we study the meaning of the economic policy. Sorry, monetary. The meaning of the monetary policy. It's a process by which the monetary authority of the country controls the supply of the money. अच्छा, यहाँ पर monetary authority कौन है हमारे कंट्री की, पता है आपको? पता हो तो जल्दी कमेंट सेक्शन में डाल दो, नहीं पता हो तो सुनो, अभी बोल रहा हूँ. RBI, the Central Bank of India, that is Reserve Bank of India, established in the year 1935, nationalized in the year 1949. याद रखना, ये हमारे गवर्नर RBI के, उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए. ओके, शक्तिकांता दास, वो मतलब हमारे गवर्नर RBI के. चलो वो सब छोड़ो, मॉनेटरी पॉलिसी पर फिर से फोकस करते हैं. It is the process by which the monetary authority of a country controls the supply of the money in the economy by manipulating the interest rate. Manipulating means changing. यहाँ पर इसका simple meaning ऐसा होता है, changing the interest rate in order to maintain the price stability to achieve the economic growth. Oh, ये definition है या पूरा ऐसे है सर? अच्छा, simple इतना याद रखो आप. Monetary authority means the policy to control the supply of the money in the market. Okay, monetary policy means the policy to control the supply of the money in the market. मनी की सप्लाई मार्केट में कंट्रोल कैसे होती है, तो RBI इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करता है. मैनिपुलेट मतलब चेंज करता है. कौन से इंटरेस्ट रेट, तो रेपो रेट, देन आफ्टर रिवर्स रेपो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो, देन आफ्टर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR. तो ये सभी रेशियोज और इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट रेट, जिनको वो मैनिपुलेट करता रहता है. कीप्स ऑन चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट इन ऑर्डर टू मेंटेन द मनी सप्लाई इन द मार्केट. कब मनी की सप्लाई बढ़ानी है, कब घटानी है, तो ये सभी चीजें RBI कंट्रोल करता है बाय मॉनेटरी पॉलिसी, बाय चेंजिंग द इंटरेस्ट रेट्स. ओके, क्लियर हो गया ये. देन फिस्कल पॉलिसी. अच्छा, फिस्कल पॉलिसी क्या है? See, the word fisc means state treasury and the fiscal policy refers to the policy concerning the use of state
treasury or the government finances to achieve the macroeconomics goal. Microeconomics and macroeconomics, there are the two different branches of the economics. इसके लिए भी अगर चर्चा करो तो पूरा मतलब एक लेक्चर भी कम पड़ेगा। ये दोनों ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माक्रो इकोनॉमिक्स। अभी के लिए आप इतना समझ लो बस कि ये दोनों ब्रांचेस है। अदरवाइज डिटेल में अगर हम डिस्कशन करेंगे तो ये चैप्टर बाकी रह जाएगा। ओके, फिस्कल पॉलिसी कैन फोस्टर द ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू ए नंबर ऑफ डिफरेंट चैनल्स। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है तो ये समझो आप खास। पॉलिसी रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ट्रेजरी, स्टेट ट्रेजरी। अगर ऐसा समझ में ना आए तो सिंपल मीनिंग भी एक बोल रहा हूं मैं। पॉलिसी रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, पॉलिसी रिगार्डिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, एडजस्टिंग द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस को एडजस्ट करती है, कब एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं, कब घटाने हैं, कहाँ कितने एक्सपेंस करने हैं। ओके, तो वो पॉलिसी जो होती है उनको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। फिस्कल पॉलिसी इट्स डिराइव्ड नियर फ्रॉम द वर्ड फिस्क। फिस्क इज रिलेटेड टू द फिनेंस, स्टेट ट्रेजरी, हमारा जो खजाना होता है स्टेट का खजाना। तो यहाँ पर जो मनी है वो ओके कहाँ से मिलता है तो हम जो टैक्स पे करते हैं उससे। तो उनको कहाँ पर यूटिलाइज करना है, कितना यूटिलाइज करना है, टैक्स रेट कितने बढ़ाने हैं, कितने घटाने हैं, उन सभी चीजों को हैंडल करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उनको बोला जाता है फिस्कल पॉलिसी। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ओके, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। एंड एट लास्ट industrial policy. Industrial policy is very simple. Meaning of industrial policy means rules, regulations, principles, policy, procedure laid by the government for regulating, developing and controlling the industrial undertaking in the country. इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मतलब क्या है तो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने के लिए, उनको संभालने के लिए ओके उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन कितने डालने हैं, कितने नहीं डालने हैं, उनको कैसे हम रेगुलेट करेंगे, उनके लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उनको बोला जाता है industrial policy. I have understood the meaning of the industrial policy, monetary policy and fiscal policy, as well as the other introductory points which we have covered in this video. थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया, 20 से 25 मिनट का टाइम ले लिया हमने just to cover the introduction. But see, these economics chapters are explanatory chapters. यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है because until 9th standard you have studied about the civics. तब इकोनॉमिक्स नहीं था। यहाँ पर कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज है तो आप पहली बार सामने आ रहे हो उस टर्मिनोलॉजी से, तो यू हैव टू जस्ट क्लियरली लिसन टू द टर्मिनोलॉजीज एंड यू हैव टू लर्न ईच एंड एवरी माइन्यूट थिंग। तो थोड़ा इसलिए ज़्यादा टाइम हमने लिया है सिर्फ इंट्रोडक्शन कवर करने। बाकी के जो टॉपिक्स है दैट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन आफ्टर प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, all these things we will cover in the later part of our chapter, in the part second and probably the part third of the video. Okay, अगर कोई भी डाउट हो तो you can freely ask me in the comment section. So wishing you all a very happy day, stay fit and fine. I am signing off. See you soon guys.